हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिए दोस्तों वीडियो में। और 50 क्वेश्चन देखिए ज़बरदस्त है एकदम। आपको लास्ट समय में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। केवल आप प्रैक्टिस सेट कीजिए और रिवीजन कीजिए। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम एक सीट पक्का करना है आपको इस बार एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए। चल देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इंडिया साइट सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये इंडिया साइट सर्वेक्षण कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना, कपड़ा मंत्रालय द्वारा, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? बताइए कि पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉन बिल्ट हॉर्न था, सर थॉमस रो था, पीटर मुंडी था, जॉन हॉकिंस था कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 52 का आंसर? तो 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज का नाम था दोस्तों रॉल्फ फिंच। ठीक ना, रॉल्फ फिंच था दोस्तों, जो कि 1588 ईस्वी में आया था। 1588 ईस्वी में। ठीक ना, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला अंग्रेज पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर दोस्तों, 53 के निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत? ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, या युवकों को रोजगार देना। तो कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है? क्या हो जाएगा 53 का आंसर? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कि युवकों को रोजगार देना दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक ना, 55 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। देखिए दोस्तों 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है दोस्तों, तो किसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? बंती प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि परमादेश मतलब मेरा आदेश। परमादेश मतलब मेरा आदेश। आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक ना, इसका अर्थ होता है। देख लेते हैं दोस्तों 55 नंबर कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेगा तो क्या होगा? शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ऊपर उत्तरदायी बनी रहेगी। क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि अगर वर्तमान संसदीय व्यवस्था को दोस्तों अध्यक्षात्मक रूप में कर दिया जाए दोस्तों तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। ठीक ना, 56 देख लेते हैं। 56 है कि जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जैतापुर किस भारतीय राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में है। तो जैतापुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा आने वाले समय में। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 57 नंबर। 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, गृह मंत्री करता है, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति से दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। अगला देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल होता है दोस्तों, तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है?
सत्र का प्रथम घंटा जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 58 का दोस्तों शून्यकाल किसे कहते हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कि प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे विषयों के बीच का मध्यांतर जो भाग होता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 59 देख लेते हैं दोस्तों। 59 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इतने कई बार क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, तो अध्यक्षता कौन करेगा। कल या परसों मैंने करवाया था दोस्तों, तो उसको कौन बुलाता है ये बताया था। तो अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 59 का आंसर, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर यानी अध्यक्ष, ठीक ना, लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बुलाता कौन है दोस्तों, तो इसको बुलाता है दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 59 हो गया। 60 देख लेते हैं कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, यानी पंचायती राज को जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, 52वां, 67, 73 की ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 73 यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को किसने लागू किया था। ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 61 का आंसर, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 62 नंबर है कि किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। तो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किसने किया था। ठक्कर आयोग ने, शाह आयोग ने, मंडल आयोग ने, सहकारी आयोग ने, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सरकारी आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध से कौन संबंधित है दोस्तों, तो सरकारी आयोग संबंधित है। 63 देख लेते हैं दोस्तों। 63 है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शन है दोस्तों कि वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता और अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का, या सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति हो। कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 63 का आंसर, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए दोस्तों क्राइटेरिया ये पूरी करना पड़ेगा, योग्यता है, ठीक ना। 64 देख लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस आधार पर दोस्तों सरकारी और प्राइवेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक ना। रोजगार के शर्तों के आधार पर, कि आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, की उद्यमों का स्वामित्व, की कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, की ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 64 का आंसर, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उद्यमों का स्वामित्व, इसके आधार पर दोस्तों सार्वजनिक मतलब सरकारी या निजी मतलब प्राइवेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक ना। 65 देख लेते हैं दोस्तों कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तब विश्व से कोई उसका संबंध नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 65 का आंसर, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों जिसका शेष विश्व से यानी विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, जिस अर्थव्यवस्था को उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना। 66 दे लेते हैं कि अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय का, तकनीकी का, क्या ऑप्शन है।
तो वस्तु का उत्पादन कर रहा है कि वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 66 का आंसर। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वस्तु का उत्पादन। 67 देख लेते हैं दोस्तों। 67 है कि राष्ट्रीय आय में शामिल है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता देना, किसी बच्चे को जेब खर्च, लॉटरी का पुरस्कार जीतना, एक नए मकान का निर्माण की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 67 का आंसर? 67 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि नए मकान का निर्माण दोस्तों ये राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। 68 देख लेते हैं दोस्तों। 68 नंबर है कि अंतरण अदायगी में शामिल है। अंतरण अदायगी में क्या शामिल होता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास किसी मित्र से प्राप्त उपहार, नियोक्ता द्वारा निःशुल्क आवास, विदेश से निवल उत्पादन आय की सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का अंशदान। यह ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 68 का आंसर? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा कि किसी मित्र से प्राप्त उपहार, ये होता है दोस्तों अंतरण अदायगी, ठीक ना। 69 देख लेते हैं दोस्तों। कौन आपको प्रैक्टिस सेट करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे दोस्तों आपका रिवीजन होगा और दिमाग में बैठा रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी एजेंसी करती है? NCAER करती है कि CSO करती है कि NSS करती है कि RBI करती है कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 69 का? ये आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CSO करती है। कौन करती है? CSO करती है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन करती है। 70 देख लेते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण? ऑप्शन है दोस्तों वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, CSO द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मामलों यानी कार्य का मंत्रालय द्वारा कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा दोस्तों 70 का आंसर? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला देख लेते हैं 71 नंबर कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, फ्रीडमैन ने, महबूब उल हक ने, मोन्टेग सिंह ने कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 71 का आंसर? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि महबूब उल हक ने दोस्तों सूचकांक किया था विकसित। 72 देख लेते हैं। 72 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई के ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 72 का आंसर? तो 72 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि जुलाई से जून होता है दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 73 की किसी परिस्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक ना। किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से दूर हटकर दिखाई देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष में कि निकट दृष्टि दोष में क्या ऑप्शन है? क्या हो जाएगा 73 का आंसर? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की चीज़ें फोकस से थोड़ा हटकर दिखाई देती है, ठीक ना। 74 देख लेते हैं कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? आसान क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? ऑप्शन डी अनंत है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 74 का आंसर? तो 74 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दोस्तों ये निकट बिंदु होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों जूम लेंस क्या होता है? बताइए जूम लेंस क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है, यह मंगल पर खोज के लिए प्रयोग किया जाता है कि ऑप्शन ई? क्या हो जाएगा 75 का आंसर? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, ठीक ना। देख लेते हैं 76 नंबर आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे अधिक कम तरंगदैर्घ्य होती है? बताइए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस में होती है? एक्स किरण में, अल्फा किरण में, गामा किरण में कि बीटा किरण में? क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों 76 का आंसर? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गामा किरण में दोस्तों, गामा किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक ना।
77 देख लेते हैं दोस्तों। 77 नंबर है कि कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता कौन तय करता है। द्वारक यानी एपर्चर, उद्भास का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरे का आकार की ऑप्शन ए। 77 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। द्वारक दोस्तों ये कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता को तय करता है, ठीक ना। 78 देख लेते हैं दोस्तों कि मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है। पतली परतें फिल्मी प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 78 का आंसर दोस्तों। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पोलराइड प्रयोग किए जाते हैं, पोलराइड, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 79 नंबर कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो बताइए जब तालाब में फेंका जाएगा दोस्तों पत्थर, तो जो लहर उत्पन्न होगी क्या होगी। अनुदैर्ध होगी, अनुप्रस्थ होगी, दोनों होगी। ये लहरें पैदा नहीं होती हैं कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 79 का आंसर। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। देख लेते हैं 180 नंबर कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। यानी अगर दोस्तों 1 ग्राम और लेंगे दोस्तों ईंधन तो किससे ज़्यादा ईंधन प्राप्त होगा, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन से, मीथेन से, एथेनॉल से, ब्यूटेन से कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 80 का आंसर। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 81 नंबर। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है। क्वार्टाज है, माइका है, ग्रेनाइट है, मृतिका है कि ऑप्शन ई। 81 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, मृतिका है। मृतिका दोस्तों ये प्लास्टिक है, ठीक ना। मृतिका प्लास्टिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है, तो मृतिका हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है, जल वाष्प में बदल जाता है, बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 82 का आंसर। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ के क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना, दाब पर। अगला देख लेते हैं 183 नंबर कि जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है कि ऑप्शन ई। तो जब दाब बढ़ाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। 84 देख लेते हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। बताइए अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कि ऑप्शन ई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा 84 का आंसर। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ही शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी ड्राई आइस कहते हैं, ठीक ना। 85 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन और है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। बताइए, आप वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बड़ा है। क्या हो जाएगा, भाप अंगार किसका मिश्रण होता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसका मिश्रण होता है दोस्तों भाप अंगार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 86 देख लेते हैं कि जल गैस किसका संयोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। तो जल गैस किसका संयोजन होता है। क्या हो जाएगा 86 का आंसर। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का दोस्तों ये मिश्रण होता है जल गैस। 87 देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। बताइए सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है। थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है, प्लीहा है कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 87 का आंसर। 87 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, ठीक ना। पेनक्रियाज है दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि।
88 देख लेते हैं कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। बताइए स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा के ऑप्शन नहीं। 88 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। यकृत ये दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है स्तनपायियों में। 89 देख लेते हैं कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है। परपोषी कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, अपरूपी कहा जाता है कि बहुप्रभावी कहा जाता है कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण अभिव्यक्त करता है, ठीक ना, तो उसे क्या कहेंगे। क्या हो जाएगा 89 का आंसर होता है। 89 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बहुप्रभावी कहते हैं। 90 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। बताइए एफ बेंटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोलांस रॉस ने, एस ए वैक्स मैक्स मैन ने की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 90 का आंसर। तो 90 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एस बेंटिंग ने दोस्तों इंसुलिन की खोज किया था, ठीक ना। 91 देख लेते हैं दोस्तों कि ACT हार्मोन स्रावित होता है। ACT हार्मोन स्रावित होता है किससे। आधुनिक वलकुट से, आधुनिक अंतरावस्था से, पीयूष ग्रंथि से, पीनियल काय से कि ऑप्शन डी। 91 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 91 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पीनियल काय, पीनियल काय से, ठीक ना। तो ST क्या है दोस्तों, ACT हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक ना। पीनियल काय मतलब पीनियल ग्रंथि से। न्यूरॉन क्या होता है बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के आधार, मुक्त कण, न्यूटन के प्रति कण, तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 92 का आंसर। 92 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है, यानी नर्वस सिस्टम का, ठीक ना, न्यूरॉन। 93 देख लेते हैं दोस्तों। 93 है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। घ्राणपाली से, मेडुला ऑब्लंगेटा से, अधः सचेतक से, अनुमस्तिष्क से कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 93 का आंसर। 93 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा से दोस्तों श्वसन तंत्र को नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। श्वसन तंत्र मस्तिष्क का भाग होता है, यह नियंत्रित भी किया जाता है। 94 देख लेते हैं कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 94 का आंसर। 94 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि तंत्रिका। तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है दोस्तों जन्म के बाद मानव में। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है बताइए। संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अपचयी प्रक्रिया, अवरोही प्रक्रिया, तनुकरण प्रक्रिया की ऑप्शन नहीं। 95 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इसे माना जाता है अपचयी प्रक्रिया। 96 दे लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है बताइए। पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 96 का आंसर दोस्तों। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये होता है दोस्तों तंत्रिकी कोशिका, ठीक ना। तो सबसे बड़ी लंबी कोशिका तंत्रिका की कोशिका होती है। 97 है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताइए। आसान क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है दोस्तों पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, बैंकॉक के ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 97 का आंसर दोस्तों। 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरिस में। तो कहाँ पे है दोस्तों, पेरिस यानी फ्रांस में है दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय। 98 देख लेते हैं दोस्तों। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी बताइए। 10 अगस्त 1920 को, कि 1919 को, 10 जनवरी 1920 को, कि 1 जनवरी 1920 को, कि ऑप्शन डी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। क्या हो जाएगा 98 का आंसर। और 98 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 99 देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य की अवधि कितनी होती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष की ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा 99 का आंसर। तो 99 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 2 वर्ष होती है। कितनी होती है 2 वर्ष। अगला देख लेते हैं दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 100 का आंसर। तो 100 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।